अच्छा जी, ओ लेवल्स का हमारा क्वेश्चन है जी कंपनी अकाउंट्स का। मई जून 20-21 का क्वेश्चन है ये। मई जून 21-22 का क्वेश्चन है, सॉरी। हम पढ़ते हैं इसको। रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री है, ओपनिंग परचेजेस दी हुई है आपको, रेंट एंड इंश्योरेंस है, वेजेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिटिंग्स एट कॉस्ट है, उसकी डेप्रिसिएशन है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए राइट साइड पर, 4% डिबेंचर है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड पेड एंड ऑर्डिनरी शेयर भी दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है आपको। डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइंड करेंगे। पेज नंबर 108 समथिंग है जी। रेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ 1800 फॉर द 3 months फ्रॉम 1st March to 31st May। बेटा 1st March 31st May के कितने महीने बनते हैं? मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने बनते हैं। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? हमारा साल खत्म हो रहा है 31st मार्च को। इसका मतलब है कि 2 महीने की प्रीपेड है। नहीं समझ आई? देखिए देखिए हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31st मार्च को। ऊपर लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस 31st मार्च, ठीक है ना? जो हमें क्वेश्चन में रेंट पे किया हुआ आपने, उसमें 1800 की पेमेंट है 3 मंथ्स की, यानी 1800 की पेमेंट 3 मंथ्स की। इसका मतलब है 1 महीने की बनती है 600 मार्च की है, वो हमारे साल में फॉल करता है। और अप्रैल और मई की भी 600 है, यानी 1200 आपने पहले से पे कर दिया, वो 9 से पे कर दिया। 1200 बेसिकली प्रीपेड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा साल 31st मार्च को खत्म हो जाता है। हमने 3 मंथ्स की रेंट की इंक्लूड कर दी है पेमेंट 1800 अपने रेंट एक्सपेंस के अंदर, जो कि पेमेंट मार्च से लेके मई तक की है। तो मार्च का महीना तो फॉल करता है हमारे साथ, हमेशा लिखनी चाहिए थी। लेकिन अप्रैल और मई की जो पेमेंट हमने लिख दी है 2 महीने की, 600 और 600 1200, वो प्रीपेड है। तो वो आप एक्सपेंसेस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट में करंट एसेट पे भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। हम एक्रूड वेजेस दी हुई है 2250 की, ऐड हो जाएंगी, करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। नो डिबेंचर इंटरेस्ट हैड बीन पेड फॉर द ईयर, आपको पे करना पड़ेगा। डिविडेंड, नो डिविडेंड वाज आउटस्टैंडिंग, वो वैसे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड लिखते भी नहीं है। 2000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो आपका आ जाएगा। आपने क्या बनानी है? पहले इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट और हम शुरू करते हैं उसको रेवेन्यू से। रेवेन्यू दिया हुआ है 1,45,000 का। स्टार्ट कर रहा हूँ, बनाते हैं जी इसकी इनकम स्टेटमेंट। कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पहले नहीं आते थे, अब ये क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। इसमें इनकम स्टेटमेंट भी वो क्वेश्चन में मांग लेता है कंपनी के हवाले से, वरना कंपनी की तो नॉर्मली बनानी आती है। क्या बना? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, वो कंपनी कभी बैलेंस शीट भी मांग लेता है, वो कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी मांग लेते हैं, और वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं। तो रेवेन्यू में से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले देखते हैं रेवेन्यू में कितने का दिया हुआ है। वापस चलते हैं सवाल पे। 145,000, यू आर राइट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 145,000 लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी जी? ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें हम ऐड कर देते हैं परचेजेस। याद रखिएगा परचेजेस के अंदर कैरेज इनवर्ट क्या होता है बेटा? ऐड होता है। और परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न क्या होती हैं? माइनस होती हैं। लेकिन वो तब होंगी ना जब क्वेश्चन में दिया हो। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो फिर तो सिंपल ही सॉल्व करेंगे आप। तो बनाइए ओपनिंग इन्वेंट्री में दी हुई कितने की? 5820 की, और परचेजेस दी हुई है 64900। ओपनिंग इन्वेंट्री में लिखूंगा 5820 और परचेजेस दी हुई है 64900। लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो नीचे दी होती है आपको पता है, एंड पे जाके वो कितनी दी हुई है? 6090, माइनस हो जाएगी। और कोई कैरेज इन्वर्ट वगैरह नहीं मौजूद, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। 6090 में यहां से माइनस कर दूंगा, 6090 आपका माइनस हो जाएगा। जी बताएं, कैलकुलेशन कम से कम 2 बच्चे कैलकुलेशन लाजमी करें, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं नहीं कर रहा तो गलत ना हो इसलिए। 5820 प्लस 64900 माइनस 6090 कितना आता है? जी कितना आता है? 64,630। ठीक है बुकर साहब, आपका आ जाएगा जी ग्रॉस। हम कंपनी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं रिधा, और कंपनी के सवाल में यहाँ पीछे जाके बैठ गया, आप आगे बैठती होती है। हेलो, नॉर्मली तो क्यों पीछे बैठ गई आज? रानिया नहीं आई तो पीछे चली गई। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है जी कि
हमने इसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो रिदा देखो सामने सेल्स दी है आपको, रेवेन्यू दिया है ऊपर, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे दी गई पॉइंट नंबर 1 में 6090। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक मैंने सॉल्व किया। जी जीपी कितना आता है बताएं? 1370 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर इनकम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन अदर इनकम इस सवाल में मौजूद नहीं है, तो इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देंगे। एक बात ध्यान में याद रखिएगा, मैंने कल भी समझाई थी, आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट आपने कंपनी के सवाल में सबसे एंड पे माइनस करना होता है, या कोई भी इंटरेस्ट डिबेंचर पे हो चाहे लोन के ऊपर हो, तो वो सवाल में प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस करते हैं, यानी सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद माइनस करते हैं, ऐसे कह रही। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, हम लिखेंगे। वापस चलते हैं सवाल पे। देखिए रेंट एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है कितने का, 9280 का। मैं लिखता हूं इसमें, कैसे लिखूंगा मैं जी, रेंट एंड इंश्योरेंस 9280। इसमें से बेटा माइनस कर देंगे हम जो प्रीपेड है, कितना 1200 का। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कितना आ जाएगा बताएं? 9280 माइनस 1200 8080। यस, अब देखिए जरा, बेटा देखिए कि उसने हमें पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है, कहता है रेंट इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 1800 फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम मार्च टू मई। यानी मार्च की 600 है, अप्रैल की भी 600 है और मई की भी 600 है, टोटल बनेगी 1800। उस 1800 में हमारा जो मार्च का महीना है वो हमारे साल में फॉल करता है। सर कैसे फॉल करता है? ऊपर वाला पॉइंट देखिए नंबर 1, इन्वेंट्री एट 31 मार्च। इसका मतलब हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो मार्च के जो 600 की रेंट है वो हमने इंक्लूड कर दिया, इट्स फाइन। लेकिन जो अप्रैल और मई का रेंट था 1200 का, वो आपने इंक्लूड कर दिया, वो इंक्लूड नहीं कर सकते, वो प्रीपेड है, वो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 9280 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने सब्ट्रैक्ट करके फिर 8080 अपना रेंट एक्सपेंस लिखा है। आगे आपका आ जाता है जी वेजेस। वेजेस दी आपको 24750, तो लिख लेते हैं जी हम। वेजेस आपको दी है जी 24750। किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मुझे जो सिंपल इनकम से बैलेंस शीट वाले सवाल है वो भी मुझे प्रॉब्लम है, मैंने वो करने हैं। तो ये इसमें आते हैं, ये भी सिंपल इनकम से बैलेंस शीट वाले सवाल ही असल में है। ये सब वही है ना, एक्रूअल्स या प्रीपेमेंट्स ही है ना, वो सारा टच हो रहा है इसके अंदर, कंपनी के अंदर भी आ रहा है इसको। 24750 में हम जो एक्रूड है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं, वेजेस 2250, ठीक है, तो प्लस कर देंगे 2250 क्योंकि वो पेबल है, आपने पे जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जो रेंट एंड इंश्योरेंस मैंने माइनस किया है बेटा, वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाता है अभी, और बैलेंस शीट में ज्यादा करंट एसेट में भी आएगा, लेकिन हमने बैलेंस शीट बना नहीं रहे सब। एक्रूड वेजेस एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा, लेकिन हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे इस बार, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वेजेस कितनी ऐड आती है? 27,000, ये हमने लिख ली। आगे चलते हैं, हम वेजेस हमने रिकॉर्ड कर ली। वेजेस के बाद आपके और कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखिए, ठीक है, कितने 8500 के, वो आप लिख देंगे जी। इसकी कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8500, क्योंकि उसकी कोई डिस्काउंट दी नहीं है। अगर दी होती नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं रिकॉर्ड करता, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने, कितनी है जी, फिटिंग्स पे कितनी है, 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए फिटिंग्स आपको कितने की दी हुई है, फिटिंग्स एक कॉस्ट दी है 2 लाख की, उसमें से जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है 72,000 वो माइनस करेंगे, जो आएगा उस पे निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स में कैलकुलेट करूंगा कैसे, 2 लाख, इसमें से माइनस करूंगा 72,000, जो आएगा उसमें निकालूंगा, कितने परसेंट है बेटा, 20% है ना, बताएं कितनी आती है? नहीं नहीं नहीं, 128,000 का 20% निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी ना, 128,000 तो जी 25,600, ये हमारी आ गई डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, पहले रिदान क्या करेंगे, कॉस्ट में से अभी माइनस करेंगे, 2 लाख में से 72,000 माइनस करेंगे,
कि डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर कैलकुलेट करनी है डिडक्शन आपने कितने परसेंट, 20%, ये इसने क्वेश्चन में दिया है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसे ही होता है, आप डिडक्शन माइनस करने के बाद की वैल्यू पे डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट इसके अलावा और कोई हमें एक्सपेंस अगर दिए हो तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है सवाई एक एक्सपेंस के, वो कौन सा है, कौन सा, डिवेंचर इंटरेस्ट का, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, बैड डेट्स भी नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं है। कौन सा है, ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होती है, पेबल चीज का भी एक्सपेंस हो सकते हैं, जो पेबल है वो तो लायबिलिटी है ना। टोटल करें इसका कितना आता है जी, करें कितना आता है ताकि हम माइनस करें, वहां पे प्रॉफिट निकलेगा। जी 80370 में से 69180 माइनस कर देंगे। ये आपका ये आपका जो आया है इसे हम बेटा कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आपने क्या माइनस करना है, लेस करना है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट आपने माइनस करना है, वो कितना है, डिबेंचर पर आप, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, उस पर आप कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 4% डिबेंचर लिखा है, आपने अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी, 30,000 का मल्टीप्लाइड बाय 4% कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपने पे करना है, कितना आ जाएगा 1200, ये माइनस कर देंगे 11190 में से, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट बाद में माइनस करते हैं, ये कंपनी में ये फॉलो करते हैं मेथड फॉर्मेट जी। 9990 ये हमने फाइंड कर लिया अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बिना जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो, बेटा ज़ारा को मसला तो बताएं, पॉइंट दोबारा रिपीट करना है, मैं नाहिद अभी तो रिपीट कर देता हूँ, जोहा और माजिद समझ आ गई, ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है बेटा आपको समझ आ गई। सिंपल इनकम से ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट का आपने गौर से देखना है भाई कि डिबेंचर इंटरेस्ट एंड पे से माइनस करना है और पूरा माइनस करना है। अगर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ तब भी पूरा ही माइनस करना है, अगर सारा पे कर दी तभी पूरा ही माइनस करना है, वो पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड होगा आपका। हाँ जो पे नहीं किया होता वो करंट लायबिलिटी में भी आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लायबिलिटी फिलहाल बैलेंस शीट तो बना ही नहीं, इसलिए उससे हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है। ये हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा सवाल खत्म हो गया नहीं, सवाल अभी हमारा चल रहा है, ठीक है जी। क्या कहते हैं जी वो नेक्स्ट आगे, इनकम स्टेटमेंट आपने बना लिए, कहता है अब आपने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो बनाते हैं। वापस चलता हूँ सवाल पे, मैं खुद यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना करके, ताकि हम दोनों चीजें जो है वो हमारे सामने रहें। तो ये बेटा इसको मैं खत्म करने लगा हूँ, देख लें, मैं क्लोज कर दूं इसको। जी अब हमें बनानी है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो वो बनाते हैं जी। आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कौन कौन से हेड्स होते हैं, बहुत दफा हमने बनाई है, उसके बावजूद भी मैं दोबारा आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और इसमें क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, वरना नहीं आएगा। शेयर प्रीमियम भी आता है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, लेकिन क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका, और उसके बाद बच गया आता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर प्रीमियम क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर आप $1 का शेयर या $10 का शेयर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं, यानी 10 वाला शेयर $12 में फरोख्त करते हैं, तो $2 एक्स्ट्रा जो आपको रिसीव हो रहे हैं वो शेयर प्रीमियम कहलाता है, ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया हमारा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है ना, देखिए जो भी चैप्टर मैंने आगे नेक्स्ट करवाने हैं आपको, और अभी भी जो हम कर रहे हैं ये सवाल है, तो हम या तो मैं लेटेस्ट पेपर के सवाल करवाता हूँ या मैं करवाता हूँ IGCSE में से, या आपको किसी ने करवाने के नहीं है, इसलिए आप छुट्टी ना ही करें तो बेहतर है,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बताया दिया था पहले भी आपको, और पेपर में आने भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, नॉन प्रॉफिट है या पार्टनरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग को निकाल के बाकी हम जो कर रहे हैं वो पेपर में सवाल आने उसकी, इसलिए आप जो है ना वो ध्यान से फोकस करके, कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक भी सवाल जो भी कंपनी का मैं करवा रहा हूँ, आप मुझे ऐसा एक भी सवाल पीछे नहीं दिखा सकते, पिछले 20 सालों में नहीं दिखा सकते एक भी, क्योंकि वो मैंने बताया पैटर्न चेंज हुआ है, तो IGCSE के पैटर्न पर सवाल आ रहे 2020 से, इसीलिए तो वो मैंने बताया था सारा डिटेल में कि आपका जो ग्रेड थ्रेशोल्ड नीचे जा रहा है उसकी वजह भी यही है। 40 पे था आपका ए, आप ये ना समझें कि पेपर आपका आसान होगा, इसलिए आपको ध्यान से सारा कुछ करना है। अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ आपका 70,000 का, ठीक है ना, ये लिखा बेटा, यहाँ से उठाऊंगा ना मैं 70,000, वो मैं उठा लूंगा यहाँ से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा जी 70,000। पहले से कोई जनरल रिजर्व दिए में, मेरा ख्याल है पहले से जनरल रिजर्व नहीं दिए, अगर दिए होते तो मैं लिख लेता, कोई मसला नहीं है, लेकिन दिए नहीं हुए इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है जी, रिटेन अर्निंग्स दी हुई कितनी 21,500, रिटेन अर्निंग्स आपकी आ जाएंगी जी यहाँ पे 21,500। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या ऐड करते हैं बताएं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, याद रखिएगा पहले सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर ही ऐड करते हैं। वो कितना निकाला है हमने 90,9990 ऐसे ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डिविडेंड पेड, डिविडेंड आपने पे किया है वो आप लिखेंगे, और डिविडेंड पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर कितना है 5600। एक बच्चे ने मुझसे सवाल कर दिया सर ये 5600 जो आप लिख रहे हैं ये इनकम स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखा, इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड आता ही नहीं है, शेयर कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट है, ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। डिविडेंड पेड लिखा चाहे ट्रायल बैलेंस में हुआ है, लेकिन आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितना 5600 का, जो मैं यहां से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, आपका आ जाएगा जी 5600 माइनस कर दूंगा। उसके बाद आपका आ जाएगा जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ना दिया होता तो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड ना करता, लेकिन दिया हुआ था। वो कहाँ दिया हुआ आपको, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है नीचे एंड पे 2000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जी 2000 हम रिटेन अर्निंग में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इतना पैसा आपने किस में ट्रांसफर कर दिया है जनरल रिजर्व में। बेटा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट उसने चेंज कर दिया, कभी इनकम स्टेटमेंट, कभी इक्विटी, कभी बैलेंस शीट, इस तरह से आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। अदरवाइज इस दफा सवाल बैलेंस शीट का आना है, मैंने कहा बता दूं आपको, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का एक दफा आया है ना, जरूरी नहीं होता, गैस तो गैस ही होता है, लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं वैसे प्रॉब्लम, लेकिन गैस फिर भी गैस ही होता है, तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए ऑब्वियसली, वो नहीं होता, वो टेंशन ना लो। अच्छा जी, उसके अलावा देखिए जी रिटेन अर्निंग लिख दिया हमने, डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का हिस्सा नहीं है, तो बस ये हमने रिकॉर्ड कर लिए, टोटल कर लेंगे इसका। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी आपका टोटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का आ जाएगा 70,000। जनरल रिजर्व में पहले कुछ मौजूद नहीं था, अब हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, 2000 रुपए जनरल रिजर्व में आ जाएगा, और रिटेन अर्निंग्स में कितना आपका आ जाएगा जी 21,500 प्लस 990 माइनस 5600 माइनस 2000, कितना आता है जी जी ठीक जी 23890 आपका रिटेन अर्निंग्स का हमने जो है वो आंसर निकाल लिया। तो ये हमने सवाल किया है, ये मैं कल घर में करने के लिए दे रहा था, बट आई डिसाइडेड कि मैं इसको खुद ही करवा दूं, तो मैंने इसलिए खुद ही करवा दिया। कल भी हमने इस तरह का सवाल किया था, लेकिन उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं थी, इसमें चेंज इन इक्विटी भी आ गई है। तो सवाल में कभी भी आपको कंबाइंड क्वेश्चन तो नहीं आता, वो आ नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच मार्क्स व्हिच कैन बी डेजिग्नेटेड टू ईच क्वेश्चन। तो आपको या तो चेंज इन इक्विटी आएगा बैलेंस शीट के साथ, या इनकम स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के साथ आ जाएगा, या खाली इनकम स्टेटमेंट भी आ सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में और क्या रिक्वायरमेंट वो कह रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मैंने बना दी है, वो आपके सामने है। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, द आंसर शुड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलें जी निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा जी? हाँ यही बताने जा रहा हूँ, तभी तो क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 10 से पहले का प्रॉफिट देते हैं हम, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पूरा ये जो क्वेश्चन इसने उठाया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसने पूरा क्वेश्चन उठाया है किससे, आईजीसीएसई में से उठाया है पूरा क्वेश्चन।
रेशो निकालना, ये जो रेशो स्पेशली दी हुई है ये आईजीसी के पेपर में आती है सेम इस तरह की, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ले लेते हैं, हम उसको क्या ले लेते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट। वो हम इनकम स्टेटमेंट में हमने इंटरेस्ट बाद में माइनस किया था, पहले प्रॉफिट निकाला था, और मैंने उसका नाम भी यूज किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप चेक करें मैंने लिखवाया है, सर नहीं लिखवाया, आप याद करें, मैं वो बंद कर चुका हूं, मुझे बताएं कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी कितने हैं, हाँ 11190, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट वो लेना है आपने। अगर ना दिया हो तो फिर आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट पता चल सकता है या दिया हुआ है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है, ये आपका बेटा होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वो हम कैसे निकालेंगे जी, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सॉल्व कर चुके हैं। इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मैं भी आपको शो करके दिखाता हूं। देखिए जी, इक्विटी आपकी कितने की है, तीनों को ऐड कर लें, 70,000 प्लस 2,000 प्लस 23,890। इसमें हम और क्या ऐड कर लेंगे बेटा, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं डिबेंचर हमें कितने के दिए हुए, 4% डिबेंचर थे ना, डिबेंचर कितने के दिए हुए, 30,000 के डिबेंचर क्वेश्चन में हमें दिए हुए कितने के, 30,000 के, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मैं लिख रहा हूँ अभी, प्लस इसमें कर दूंगा मैं कितना, 30,000, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का। मैं लिख भी देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होगा हमारा, इक्विटी टोटल तो आपको पता ही है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का टोटल जो है वही इक्विटी का टोटल है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जो क्या है, डिबेंचर है। आप टोटल कर देंगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ जाएगा जी, कितना आता है, हाँ जी 125,890 मेरा ख्याल आएगा, 125,890 आ रहा है मेरा ख्याल इसका, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, ठीक है ना, 125,890, oh sorry, 125,890 is the answer of capital employed, जिसका फॉर्मूला है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी मैंने ऐड की है 70,000 प्लस 2,000 प्लस 23,890 प्लस नॉन आ जाएगी 30,000 की, तो 125,890 आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं आसानी के साथ, 1190 हम डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, 125, कोई फर्क नहीं पड़ता, 890 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी, कितना आ रहा है, 2 डेसिमल तक राउंड कर लेंगे जी, नहीं मल्टीप्लाई में 100 भी तो करना है ना, 8.88 जी, 8.88%, ठीक है जी, यानी वी आर गेटिंग 8.88 रिटर्न ऑन अवर इन्वेस्टमेंट, यानी 9% तकरीबन रिटर्न आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है। दिस इज द रिटर्न व्हिच यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आपने सरमाया लगाया है, चाहे खुद लगाया है किसी से लेके लगाया है, उस पर आपको 9% रिटर्न जो है वो मिल रहा है। सर उसको 8.89 लिख देंगे, लिख देंगे, ये उसने कहा है ना, तो फिर 8.89% कर दिए इसको। There are two difference between ordinary share and preference shares. Ordinary shares are the actual risk leader, they are the owners of the business. Preference share owners नहीं होते। Ordinary shareholder का voting right होता है, preference share का voting right नहीं होता। Ordinary shareholder का working right होता है, preference share का working right नहीं होता। Ordinary shareholders will get their dividend after payment of dividend to preference shareholders. Preference shareholders will be paid dividend before any dividend is paid to ordinary shareholders. उससे पहले दिया जाता है। Ordinary shareholder का dividend vary करता है according to profit. Preference shareholder का dividend fixed होता है, change नहीं होता, वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। तो मैंने काफी सारे डिफरेंस बता दिए, बुक में वैसे लिखे भी हुए हैं, आप वहां से भी इसको टैली कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ ले मुझे, बिना झिझक कोई सवाल आप पूछना चाह रही हैं तो पूछ सकते हैं, आसान समझ आ गई है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर का सवाल आता है तो 20 नंबर ही चलेंगे ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने घर में सॉल्व करना है, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा आपके साथ। और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि कंपनी का, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम डिस्कस परसों कर लेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इशूड शेयर कैपिटल दिया हुआ आपको, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच 1,20,000 का, जनरल रिजर्व दिया हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है
During the year ended 31st August 2020, 3,000 was transferred to general reserve and interim dividend of 5% was paid. The profit for the year was 12,600. उसने क्या कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 31st अगस्त 2020. मैं जरा चारों के सवाल हमारा कौन सा है वो देख लें. कब है? मई जून 21 24 का, मई जून 21 24 का ये क्वेश्चन है. चलिए जी बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फाइंड करते हैं हम. मैं आपके सामने जी याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं मांगी हुई इसने बैलेंस मांगा है रिटेन्ड अर्निंग्स का, राइट. तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाएंगे बस. कितना है? 12,000. इसमें ऐड क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है हमारा? 12,600. इसमें से माइनस हम क्या कर देंगे बेटा? डिविडेंड. सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनेगा बस. बाकी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व का कॉलम बनाने की जरूरत उसने कहा नहीं है. डिविडेंड कितने है? 5% वॉज पेड. कितने शेयर दिए हुए आपको? कितनी अमाउंट के शेयर दिए हुए? 1,20,000. उसमें कितने परसेंट डिविडेंड है? 5%. कितना आ जाएगा बेटा? 6,000. वो माइनस कर देंगे इसमें से हम. उसके बाद आपका आ जाएगा जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. भी तो है ना. इसको तो कम करेगा ना. ओवरऑल इक्विटी में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको तो कम करेगा ना डेफिनेटली. वो कितना है जी? 3,000. जी इसका आंसर निकाल लीजिए कितना आ रहा है, बता दें मुझे. हाँ कर दिया. इंटरनल डिविडेंड तो माइनस किया मैंने. 5% है ना डिविडेंड. तो 1,20,000 शेयर्स है, उनका 5% निकालेंगे तो डिविडेंड आएगा ना. डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन शेयर कैपिटल. लिखना तो लिख सकते हैं आप. डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. जी आपका आंसर आ जाएगा जी 15,600. लिख लें फिर हम आगे चलते हैं इससे. सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम को मैंने कंप्लीट किया है. बाकी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व के कॉलम को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं था. मैंने प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिविडेंड माइनस करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी माइनस कर देंगे. 1,20,000 का 5% आपका डिविडेंड आता है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है जी हमें? प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द टोटल इक्विटी. कहता है टोटल इक्विटी शो करिए. हालांकि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई नहीं है, फिर भी वो कह रहा था वो मैं बनाता हूं. आसान है, मुश्किल नहीं है कि आप समझें कि आपका सवाल मुश्किल हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. इक्विटी सेक्शन में क्या कुछ आएगा आपको अच्छी तरह पता है. एक सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है बेटा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. कितने का दिया है जी? 1,20,000 का. कोई नए शेयर इशू किए नहीं है आपने, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. नेक्स्ट क्या आपका आ जाएगा जी? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में चेंज आ रहा है. आपने जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए हैं. कितने ट्रांसफर किए हैं देखते हैं पहले. जनरल रिजर्व हमें कितने का दिया हुआ है? हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8,000 का, और हमने कितने पैसे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए? 3,000. 8,000 प्लस 3,000. जनरल रिजर्व आपका कितना हो जाएगा जी? 8,000 प्लस 3,000 आपका आ जाएगा 11,000. ठीक है जी. उसके बाद क्या आ जाएंगे आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स का आंसर हमने ऑलरेडी निकाला है, वो हम डायरेक्टली लिख देंगे. वो कितना है? 15,600. इसका टोटल कर लेंगे. दैट इज द टोटल ऑफ इक्विटी सेक्शन जो कि उसने हमें क्वेश्चन में डिमांड की थी. इसका टोटल आ जाएगा. बताएं कितना आता है जी? 135, 145, 146,600 आपका टोटल इक्विटी का आंसर आ जाएगा. अब चेंज इन इक्विटी के बगैर हमने बनाया तो मुश्किल तो नहीं है. उसी पैटर्न पर उसी तरीके से हम बना लेंगे. इसमें कोई ऐसी नई चीज मौजूद नहीं है जो हम कह सकें कि हमें तंग कर रही है या हमें डिस्टर्ब करेगी. ऐसा कोई प्रॉब्लम मौजूद नहीं था इसके. तो ये भी हमने जो है वो सॉल्व कर लिया. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब हमें और मजीद इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं. सिर्फ 2 नंबर का था एक्सट्रैक्ट किया. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल. तो लोन कैपिटल क्या होता है? बैंक लोन की बात कर रहा है, वो डिबेंचर की बात कर रहा है. शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द अमाउंट व्हिच इज रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स. लोन कैपिटल इज अ नॉन करंट लायबिलिटी व्हिच यू टेक in order to as a loan you have to repay that amount. शेयर कैपिटल के पैसे आपको वापस नहीं करने. वो तो किनके होते हैं?
कारोबार के मालिकों के होते हैं, दे आर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे विल गेट डिविडेंड। जबकि लोन कैपिटल आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स हो गए ना, बैंक लोन हो गया, उसको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये उसने डिफरेंस पूछा किसका? ऑर्डिनरी शेयर्स का और डिबेंचर्स का डिफरेंस पूछा सर ने, ये भी मेरी बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने बता भी दिए। शेयर कैपिटल इज द अमाउंट व्हिच इज गिवन बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ shares which becomes the share capital of the company, or loan capital is the amount which is taken as a loan from third party which is known as debentures या बैंक लोन। बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं, जबकि शेयर कैपिटल पर प्रॉफिट डिविडेंड दिया जाता है। शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दे देते हैं हम, जबकि लोन कैपिटल पर क्या पे करते हैं हम? इंटरेस्ट पे करते हैं। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर, बहुत बार बता चुका हूं, जरूरत नहीं है बताने की। द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज 50,000 फ्रॉम ए इश्यू ऑफ 5% डिबेंचर। हम 50,000 रुपया जरा मजीद चाह रहे हैं बिजनेस में आए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, और लोन लेने के बदले हम क्या इशू कर रहे हैं? 5% डिबेंचर इशू कर रहे हैं। स्टेट टू वेज इन विच दिस में अफेक्ट द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, बताएं दो वजूहात जो डिबेंचर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को अफेक्ट करेंगे। एक तो ये कि दिस 50,000 ऑफ लोन व्हिच इज टेकन एज डिबेंचर हैज टू बी रीपेड एट सम स्टेज, वापस भी करना है आप। वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक उनको पे करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बिजनेस की बढ़ जाएगी, ओनर्स उनकी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आपको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि कितना बनेगा? 2500 बनता है। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा। दोनों चीजें आप बता देंगे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी। ये दो चीजें हमने बतानी है, एक्सप्लेन करनी है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड आर कंसर्न्ड अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड द रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जस्ट टू वेज इन व्हिच द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मे बी इंप्रूव्ड। जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जी, वी कैन गिव डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल, जिसकी वजह से वो अर्ली पेमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखने इसका, ठीक है, बाय हैविंग ए बेटर क्रेडिट कंट्रोल, बाय हैविंग ए बेटर क्रेडिट कंट्रोल। और भी तरीका है, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट को कम करके भी हम इंप्रूव कर सकते हैं ना। क्रेडिट सेल्स को कम करें और कैश ज्यादा, सेल्स कैश से ज्यादा करें, तब भी आपकी क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। ये सारे ही पॉइंट आप इसमें रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था? क्रेडिट से पहले क्या बताया था मैंने? हाँ, बाय हैविंग ए बेटर क्रेडिट कंट्रोल, यानी जो आपका क्रेडिट कंट्रोल है उसको जरा टाइटन कर दें, यानी जो लोगों से पैसे लेने, उनको जरा ध्यान से पैसे जल्दी कलेक्ट करने की कोशिश करें, ये मतलब है उसका। ये भी लिख सकते हैं आप, यू शुड ट्राई टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल एज अर्ली एज पॉसिबल। ये भी इंप्रूव ही होगी ना, उससे भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी वही। जस्ट टू वेज इन व्हिच द रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर मे बी इंप्रूव्ड। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकती है? बाय सेलिंग स्टॉक क्विकली थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज करके आप स्टॉक को जल्दी बेचेंगे तो इन्वेंटरी टर्नओवर बेहतर हो जाएगी ना आपकी, सारी बात। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप? देखिए उसने by converting more stock into sales, by converting more stock into sales, अभी आपकी इन्वेंटरी, जितना स्टॉक जल्दी बेचेंगे आपकी इन्वेंटरी रेशियो इंप्रूव करेगी ना, तो by converting more stock into sales ऑब्वियसली आपकी टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आगे क्या कह रहे जी? One of the P Limited, a credit supplier, has offered a cash discount of 5% for immediate payment on delivery. Normal credit terms for the industry are 30 days. Advise the director of P Limited whether or not they should accept this offer. Justify your answer by providing two advantage and two disadvantage of accepting this offer. पहले सवाल को समझ लेते हैं वो क्या क्या रहा है। अब बात हो रही है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होती क्या है कि हम अपने ट्रेड पेबल्स को कितनी जल्दी पे करते हैं। मुझे आप ये बताएं, ट्रेड पेबल्स को जल्दी पे करना चाहिए या देर से पे करना चाहिए? देर से पे करना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक हमारा सप्लायर है, वो कहता है कि अगर आप 30 दिन में पैसे दे देते हैं, उससे 30 दिन की नॉर्मल टाइम पीरियड है, उससे जल्दी पैसे दे देते हैं, तो आपको हम 5% क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे इमीडिएट पेमेंट के लिए। तो बता रहा है कि एडवाइस करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो है ना उसके क्या है। एडवांटेज सबसे पहले ये है कि we are supposed to pay less amount than the actual amount. We are paying less amount than the actual amount. ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, अर्ली डिक्रीज इन लायबिलिटी, जल्दी कम हो जाएगी लायबिलिटी आपकी, पहले जो पे कर देंगे आप। नुकसान आपको क्या है, यू विल हैव कैश शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द अर्ली पेमेंट। आपके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है, करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन वर्सन हो जाएगी। ये सब लिख सकते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन विल बी वर्सन, क्योंकि कैश आपका कम हो जाएगा ना, तो लिक्विडिटी पोजीशन आपकी वर्सन हो जाएगी। ये भी कह सकते हैं यू विल बी हैविंग लेस अमाउंट टू पे योर ट्रेड पेबल्स, पेमेंट करने के लिए आपके पास अमाउंट कम हो जाएगी, आप जल्दी पे कर रहे हैं। लिक्विडिटी पोजीशन आपकी इंप्रूव खराब हो जाएगी, ये कहना सबसे ज्यादा बेहतर है। नहीं, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट का नहीं है, वो तो ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में आता है जाके, इसमें आपके ओ लेवल में स्टेटमेंट वाला नहीं है, वो बिजनेस वाला नहीं है। जस्टिफाई करना, इतना जस्टिफाई करना लिखा होता है ना, उसमें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज का है, वो आप लिख देंगे बस। ये हमने कर लिया जी। कल इसका एक सवाल हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो जरा थोड़ा और मुश्किल होगा और फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।